अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, साल 1941 जब जर्मनी की फ़ौजें सोवियत यूनियन के शहर मॉस्को में दाखिल होती हैं, सोवियत यूनियन अपनी फ़ौज की कमान एक जर्नैल गेओर्गी यूकोव के हवाले करता है। ये जर्नैल बड़ी बहादुरी से जर्मनी की फ़ौजों का मुकाबला करता है। सख्त सर्दी, महदूद वसाइल, पस्त हौसलों के बावजूद ये जर्मनी की फ़ौज को पीछे धकेलता है। साल 1942 और 43 के दरमियान तारीख की सबसे बड़ी टैंकों की जंग होती है। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ ये शख्स जर्मनी की फ़ौजों को एक बार फिर पीछे धकेलता है। साल 1943 जर्मनी के 3 लाख फौजियों का मुआसरा करके ये पहली मर्तबा तारीख में जर्मनी को दिफाई पोजीशन पर ले जाता है और सोवियत यूनियन जारहाना पोजीशन पर आ जाता है। ये शख्स जो मॉस्को के दिफा से शुरू हुआ था, साल 1945 में जर्मनी के शहर बर्लिन का 20 लाख की फ़ौज के साथ मुआसरा करता है और चश्मे फलक वो मंज़र दिखता है जब जर्मनी की फ़ौज को शिकस्त होती है और जर्मनी के शहर बर्लिन में सोवियत यूनियन का झंडा लहराया जाता है। हिटलर खुदकुशी करता है और ये शख्स न सिर्फ सोवियत यूनियन को जर्मनी से बचाता है बल्कि पूरे यूरोप को आज़ाद करवाता है। तारीख़ का ये अजीम फातिह आज फील्ड मार्शल गेओर्गी यूकोव के नाम से जाना जाता है। इस शख्स के नाम पर रशिया में एक शहर है, मुख्तलिफ शाहराओं पर इसके मुजस्मे लगे हुए हैं, फ़ौजी मेडल्स इसके नाम पर दिए जाते हैं। साल 1942 अफ्रीका के सहराओं की तपती हुई रेत, जर्मन फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं। एरवन रोमेल हिटलर की फ़ौज का सिपह सालार, जिसे डेजर्ट फॉक्स भी कहा जाता था, वो मुसलसल फतूहात पे फतूहात हासिल कर रहा है। ऐसे में बरतानवी फ़ौज अपनी कमान बर्नार्ड मोंटगोमरी के हवाले करती है। ये जर्नैल डट कर मुकाबला करता है और बैटल अल-अमीन, तारीख़ की वो पहली जंग जिसके बारे में चर्चिल ने कहा था कि हमने बैटल अल-अमीन से पहले कोई फतह नहीं देखी और बैटल अल-अमीन के बाद कोई शिकस्त नहीं देखी। बहादुरी से मुकाबला करते हुए वो जर्मनी की फ़ौज को पसपा करता है, यहाँ तक कि हिटलर अफ्रीका से अपनी फ़ौजें वापस बुला लेता है। ये वो पहली हार थी जिसके बाद जर्मनी के नसीब में मुसलसल हार पे हार आई। कहा जाता है कि एरवन रोमेल अगर मिस्र की स्विस कैनाल तक पहुंच जाता या फिर मशरक़ वस्ता के तेल और आयल के ज़खायर तक पहुंच जाता तो बरतानिया की शिकस्त लाजिम व मलजूम हो चुकी थी। लेकिन ये बहादुर जर्नैल अपनी फ़ौज की कमान संभाले उसे आगे बढ़ने से रोकता है, उसे शिकस्त देता है। तारीख़ आज इस शख्स को फील्ड मार्शल बर्नार्ड मोंटगोमरी के नाम से जानती है। साल 1965 पाक भारत जंग, 17 दिन जंग जारी रहने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल करारदाद नंबर 211 के ज़रिए जंग बंदी करवा देता है। इस जंग के बाद दोनों फरीकैन अपनी अपनी फतह का ऐलान करते हैं। लेकिन 6 सितंबर 2015 को BBC अपने एक मजमून में लिखता है कि जब दोनों ममालिक से इस जंग के नतीजे का पूछा जाए तो दोनों अपनी फतह का ऐलान करते हैं, लेकिन सरकारी मौर्रखीन को जब ज़्यादा तंग किया जाए तो वो बस इतना कहते हैं कि हमने दूसरे को नहीं जीतने दिया। विकिपीडिया इस हवाले से लिखता है कि इस जंग में वाज़े फतह तो किसी को भी नहीं हुई, लेकिन दोनों तरफ से हज़ारों जानों का नुकसान हुआ। 23 सितंबर 1965 न्यूयॉर्क टाइम की हेडलाइंस थी, सीज़ फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। 11 अक्टूबर 1965 को टाइम मैगजीन डिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट करार देता है इस जंग को, यानी कि सीज़ फायर हुआ था, अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत की और जंग बंदी हो गई और दोनों ममालिक आज उस जंग में अपने आप को फातेह करार देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जंग के बाद अयूब खान को भी फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया गया। नहीं, आप गलत हैं। इस जंग से 6.5 साल पहले 17 जनवरी 1959 में अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल का एजाज़ दे दिया था। ये जंग तो 6.5 साल बाद हुई है। अयूब खान की ज़िंदगी में मैंने बहुत कोशिश की, कोई ऐसा मार्का, कोई ऐसी जंग, जनरल कैरियोगी की तरह कोई, जनरल मोंटगोमरी की तरह कोई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तहकीक से पता चलता है कि ये एक सियासी फ़ैसला था, अपने आप को मजबूत करना, फ़ौज की साख को लोगों के बीच में ज़्यादा पॉजिटिव दिखाना, इसके लिए ये अमल किया गया था। बादशाह सलामत थे, उनकी मर्ज़ी, अपने आप को गले में एक मेडल ही पहनाना था, सो पहना दिया। 29 नवंबर 2022 सैयद जनरल आसिम मुनीर पाक फ़ौज की कमान संभालते हैं। पाकिस्तान में शदीद सियासी बहरान है
लोग सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं, पुलिस उन पर शेल बरसा रही है, इमरान खान पर गोलियां तक चला दी गई हैं, वो ज़ख्मी टांग लिए ज़मान पार्क में मौजूद हैं। आए रोज़ ज़मान पार्क मैदान जंग बना होता है, शेल बरसाए जाते हैं, CNN और BBC लाइव रिपोर्ट कर रहा होता है। मुल्क में शदीद सियासी बहरान है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की मिली भगत से अपनी हुकूमत गिराए जाने का इल्ज़ाम लगाते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग सिंध हाउस के अंदर मंडियों की वीडियोस पूरी कौम देख चुकी होती है। इसी दौरान सैयद जनरल आसिम मुनीर पाक फ़ौज के सिपह सालार बनते हैं। उसके बाद आता है पाकिस्तान की तारीख़ का वो स्याह दिन जो सदियों तक पाकिस्तान के मुस्तकबिल में याद रखा जाएगा। इतना बड़ा सानिया पाकिस्तान के अंदर रूनमा 9 मई 2023 जब अदालत के दरवाजे तोड़कर साबिक वज़ीर आज़म को अगवा किया जाता है। सैकड़ों नकाबपोश हाथों में डंडे लिए कैमरों के सामने अदालतों के दरवाजे तोड़ते हैं और एक साबिक वज़ीर आज़म को गिरबान से पकड़कर घसीटते हुए सरकारी गाड़ी में बिठा देते हैं। ये अगवाकार सरकारी गाड़ियों में आए थे, इनके ऊपर ड्रोन घूम रहे थे जो कैमरों से वीडियो बनाकर पूरे पाकिस्तान को दिखा रहे थे कि 90% आबादी इस मुल्क की जिसके साथ खड़ी है उसके साथ अगवाकार यूं भी कर सकते हैं। अवाम इश्तियाल में आती है, लोगों की टोलियां सड़कों पर बाहर निकलती हैं, कुछ लोग मुश्तइल होकर GHQ के दरवाजे की तौहीन कर लेते हैं, उसे लाते मार देते हैं, कुछ लोग लाहौर कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ दरख्तों और घास को नुकसान पहुँचाते हैं, कुछ जनूनी वहाँ एक सफ़ेद दीवार को आग भी लगा देते हैं। उसके बदले में रियासत इतने जोश में आती है कि 16,000 लोगों को पकड़कर जेलों में डाल देती है। PTI की क़यादत धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को छोड़ने लगती है। इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं, 32 साल की कैद सुना दी जाती है। इस दौरान अर्दली हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग से बना हुआ सेटअप अपनी मुद्दत को पूरा करता है। निगरान सेटअप के हवाले मुल्क की भागदौड़ की जाती है। एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे अनवारुल हक काकड़ एज वज़ीर आज़म हल्फ लेते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के अहम वर्कर मोहसिन नकवी पंजाब के वज़ीर आला बन जाते हैं। आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस अबूरी सेटअप ने 90 दिन के अंदर मुल्क में इलेक्शन करवाना था, लेकिन 200 दिन गुजर जाने के बावजूद मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाया जाता। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करती है कि मुल्क में इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन ज़िले इलाही उस पेपर पे अपना पांव रखकर एड़ी रगड़ते हुए फरमाते हैं, इस मुल्क का आइन भी मैं, इस मुल्क का कानून भी मैं, इस मुल्क की अदालत भी मैं जो चाहूँगा वही कानून होगा। अदालत ख़त्म हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को रोंद दिया जाता है, रूल ऑफ लॉ बढ़ जाता है, ज़िले इलाही जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। नवाज़ की बेटी को जितवाने के लिए फील्डिंग लगाई जाती है, तमाम बंदोबस्त किया जाता है, आरओ से लेकर के स्टाफ तक हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैनेज की जाती है। यहाँ तक कि इमरान खान को नाअहल करके पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान तक छीन लिया जाता है। अब मैदान साफ था, नवाज़ की लड़की की जीत यकीनी थी, इलेक्शन का दिन रखा गया। ये नाटक आवाम को दिखाने की कोशिश की गई। एक पार्टी को ख़त्म करके मद्दे मुकाबल को सामने से हटा के अकेले मैदान में उतारा नवाज़ की लड़की को, तो रात को मंजर बदल गया। वो आपने सुना होगा दिन में तारे दिखा देना, लेकिन उस रात एस्टेब्लिशमेंट को रात में सूरज नजर आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने पूरे मुल्क में क्लीन स्वेप कर दिया, 180 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर दी। बूढ़ा बाप अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के 7 भाई को खड़े करके झूठा ऐलान करने आ गया अपनी फतह का 17 नशिस्तों के साथ। अगले 3 से 4 दिन लगा करके जेली फार्म 47 बनाए गए और मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया 17 नशिस्तों वालों को। ज़िले इलाही अभी भी महफूज महसूस नहीं कर रहे थे। ज़िले इलाही को मज़ीद प्रोटेक्शन चाहिए थी। आइन को बदलना पड़ेगा। ज़िले इलाही को मज़ीद कुछ साल पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया जाए, लेकिन आइन को कैसे बदला जाए? हमारे पास पार्लियामेंट में तादाद ही पूरी नहीं। ज़िले इलाही चाहें तो वो हो ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़मीन पे खुदा जो ठहरे। जनाब, आइनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं थे। अरकान के घरों में घुसकर उनके मासूम बच्चों को उठा करके मारा गया, उनकी बीवियों के सरों से चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, कुछ को डराया गया, कुछ को धमकाया गया, कुछ को पैसे दिए गए, और उसके बाद एक ऐसी आईनी तरमीम की गई जिसमें ज़िले इलाही अपनी मर्जी का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा सकें, और फिर ज़िले इलाही ने लगाया।
ज़िले इलाही ने अपनी उम्र की मियाद भी बढ़ा दी, 3 साल मज़ीद मिल चुके, सुप्रीम कोर्ट बांदी बन चुकी, सब कुछ मेरे सामने रखा हुआ है, मैं इस मुल्क का मालिक हूँ, जो मेरा दिल चाहे वो मैं करूँगा। लेकिन अवाम अब भी नहीं मान रही थी। अवाम सड़कों पर निकलकर एक ही मुतालबा करने लगी, इमरान खान को रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा से चलते हुए वो काफ़िले हज़ारों की तादाद में जब डी चौक में पहुँचे तो ज़िले इलाही को लगा अगर ये काफ़िले कंटेनर पार करके वज़ीर आज़म हाउस में घुस गए तो नवाज़ की लड़की का चचा तो भाग जाएगा, लिहाजा इनको यहाँ से वापस करवाना ज़रूरी है। प्रोटेस्ट करने वालों के सरों में गोलियाँ मारी गईं। आज तक गोलियाँ मारने वालों के बारे में कोई नहीं जानता, कहीं पर कोई केस नहीं है। ज़िले इलाही ने सब कुछ संभाल लिया। उसके बाद मई 2025 पहलगाम अटैक होता है। भारत मिसाइलों के साथ पाकिस्तान पर हमला कर देता है। पाकिस्तान भारत के 6 जहाज़ गिराने का दावा करता है, बदले में पाकिस्तान भारत पर मिसाइल दाग देता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरी रात दोनों फरीकैन से बात करने के बाद सुबह सीज़ फायर का ऐलान कर देते हैं, जंग बंदी हो जाती है। इस 4 दिन की जंग के बारे में दुनिया क्या लिखती है वो ज़रा आपके सामने रखता हूँ। 14 मई 2025 को अल जज़ीरा लिखता है, पाकिस्तान और भारत दोनों अपने आप को फातेह समझते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी नुमायां फतह नज़र नहीं आती। 17 मई 2025 को BBC लिखता है, 4 दिन के तनाज़े के बाद 16 हलाकतों का ऐलान भारत करता है, जबकि 40 अफराद के जाँ बहक होने का ऐलान पाकिस्तान करता है। द राइटर इस जंग को ख़तरनाक तनाज़े का नाम देता है और किसी की भी बरतरी को नहीं मानता। 20 मई 2025 अर्दली हुकूमत फार्म 47 की जेली हुकूमत सैयद जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे देती है। यहाँ 17 नशस्तों वाले वज़ीर आज़म बन बैठे हों और 180 नशस्तों वाले जेल में बैठे हों। जहां अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया जाता हो और गरीदा फारूकी जैसे सहाफ़ियों को तमगा इम्तियाज़ दे दिया जाता हो, वहां पर कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।